आज हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस ऐसे वाक्यों का बनाएंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, और खास करके वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस को होता है। किसका होता है? प्रश्नवाचक वाक्य का। जैसे हु, बात नहीं करना है नी ना, जैसे हु वाले वाक्य, अगर हु से प्रारंभ होने वाला वाक्य दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका आप क्या बनाइए? पैसिव वॉइस बनाइए, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं? ठीक है, क्या सोचेंगे, किस सोच के साथ बनाएंगे तो हम गलती नहीं करेंगे, अन्यथा निश्चित रूप से आपसे हमेशा गलती होती रहेगी अगर हमारी बात नहीं मानेंगे। तो जब कभी भी हु वाले वाक्य आप बनाने जाएंगे आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आप करते जाइए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए एक वाक्य है, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है तो आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर दोनों मौजूद होता है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। और कल ही आपको बताया गया था ना कि अगर किसको का जवाब मिलता है, सटीक मिलता है, तब तो बना सकते हैं दोनों ऑब्जेक्ट से। ठीक है, लेकिन अगर किसके लिए का, किसको का जवाब नहीं मिलता, किसके लिए का जवाब मिलता है, तब सिर्फ और सिर्फ किससे बनाते हैं? निर्जीव ऑब्जेक्ट से, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं। और जो सजीव ऑब्जेक्ट बाद में बचता है उससे पहले हम क्या लगा देते हैं? हाँ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? इसका दो तरीका है। पहला तरीका तो क्या है कि देखो, जैसे आई होता है, जानते हैं आई होता है, जो समझा रहे हैं आप समझने का प्रयास करो। जैसे आई होता है तो जब आप इसको ऑब्जेक्ट बनाते थे तो वाक्य के अंत में ले जाकर के क्या लिखते थे? बाय मी लिखते थे। क्या लिखते थे? बाय मी लिखते थे, है ना। ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर मी होता था तो सब्जेक्ट के स्थान पर आप क्या लिखते थे? आई लिखते थे ना। तो जिस तरीके से पर्सनल प्रोनाउन का, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है, बिल्कुल वैसे ही हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। समझ रहे हैं? हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम होता है, भाई हुम। और यही रीजन है कि अगर कहीं हुम मिलता है, क्या मिलता है? हुम मिलता है, और अगर पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसको सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हैं? हु लिखते हैं। समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा आपको समझ लेना है क्या कि यहाँ पर ये प्योर प्रोनाउन होता है, यह प्योर है ना। जैसे आई है तो लास्ट में ले जाकर के बाय मी लिख देते हैं, हमें कोई समस्या, कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन यह काम आप हु के साथ नहीं कर सकते। अगर हु को लास्ट में ले जाकर के बाय हुम रखें तो यह उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट होने के साथ साथ ना यह इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। सब्जेक्ट होने के साथ साथ क्या है? इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। और जानते हैं प्रश्नवाचक शब्द कहाँ रखा जाता है? हमेशा पहले रखा जाता है। जो अंग्रेजी का वाक्य होता है उसको कहाँ रखा जाता है? पहले रखा जाता है ना। तो हु को आप लास्ट में बाय हुम नहीं रख सकते। बाय हुम होगा ये कंफर्म है, लेकिन आप उसको बाद में नहीं रख सकते। आपको उसको कहाँ रखना होगा? वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ। रीजन आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि वह सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के साथ साथ इंट्रोगेटिव वर्ड भी है, और आई के साथ ये बात नहीं है। आई को हम लास्ट में लिया करके क्या करते हैं? बाय भी कर देते हैं ना। लेकिन हु के साथ ये बात नहीं है ना। हु को हम बाय हुम में चेंज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हुम करेंगे, लेकिन उसको लास्ट में रखने की बजाय कहाँ रखेंगे? बिल्कुल प्रारंभ में। अब मैटर समझ में आ गया? ठीक है, और ये भी आपको बता दिया कि अगर हुम से प्रारंभ होने वाला वाक्य अगर कोई मिलता है आपको बनाने के लिए कहा जाए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा जाए, तो आप उसको किसमें चेंज कर दोगे? हु में। बिल्कुल वैसे ही जैसे मी को चेंज कर देते हो आई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा? हु को किसमें चेंज कर दोगे आप? बाय हु। ठीक है, कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा? पहले क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि वह इंट्रोगेटिव वर्ड है। वास्तविक स्थान कहाँ था? वाक्य के अंत में, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड होने की वजह से उसको कहाँ रखा गया? पहले। इतना लिखने के बाद ठीक है, आप हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य के स्ट्रक्चर को दिमाग में लाइए, तो गलती आपसे कभी नहीं होगी। प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम क्या रखते हैं? प्रश्नवाचक शब्द रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर सब्जेक्ट,
फिर मेन वर्ब, है ना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इस स्ट्रक्चर को आप याद रखते हैं, कब याद रखेंगे? पहले बाय हुम लिखेंगे उसके बाद, नहीं तो लिख करके हम आपको दे सकते हैं कि आपसे गलती जरूर हो। ठीक है, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इस बात को याद रखना कि बाय हुम लगा लेना, उसके बाद इस चीज को सोचना। ठीक, अब जब WH आपने लिख दिया यानी बाय हुम आपने लिख दिया, अब आपको क्या चाहिए? सहायक क्रिया चाहिए। सहायक क्रिया यानी दूसरा रूल, डू डू डिड सहायक क्रिया के रूप में इसमें मौजूद है? नहीं मौजूद है। तब किसको देखेंगे? मुख्य क्रिया को देखेंगे। मुख्य क्रिया क्या लगा हुआ है? टीचर्स, और टीचर्स के नीचे क्या है? इज एंड आर। अब इज एंड आर प्रयोग होगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो हु था एक वचन था, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ था? टीचर लगा हुआ था। अब आपको इज एंड आर प्रयोग करना है, लेकिन किसके अनुसार? इसके अनुसार तो होगा नहीं, ये तो लास्ट वाली चीज आपको आपने पहले लिख दी है ना, तो किसके अनुसार यूज करेंगे? वह ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनने वाला है, वह ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनने वाला है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो है, एक यह भी ऑब्जेक्ट है और यह भी ऑब्जेक्ट है। तो आप किसी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हो। मान लो सबसे पहले किसको ले लेते हो? यू। तो अगर यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट मानते हो, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा? आर, और फिर क्या लिखना होगा? फिर सब्जेक्ट, हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो क्या लिखना है? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, नहीं गलती करोगे। क्या लिखना है? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? टीच। टीच का थर्ड फॉर्म टीच स्टार्ट स्टार्ट, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझने में? और फिर जो ऑब्जेक्ट बचा है उसको उसी तरीके से रख दीजिए, इंग्लिश और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम इसी वाक्य का आपको 6 तरीके से बताएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आपने बाय हुम रख दिया। अब बाय हुम रखने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने ले लिया। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। जब इंग्लिश लगा रहे हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश, हो जाएगा। मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद देखो मुख्य क्रिया ना, गड़बड़ी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या? मुख्य क्रिया स्टार्ट, और फिर बाद में बचा क्या? यू, और अंत में प्रश्नवाचक आ जाएगा। फिर तीसरा क्या बन सकता है इसका? बाय हुम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इज हो सकता है, फिर इंग्लिश हो सकता है, क्या होगा? स्टार्ट, है ना। और फिर यू से पहले हमने कल बताया था कि टू से पहले क्या लगाना पड़ेगा? यू, क्योंकि आधे व्याकरणाचार्य इसमें मतभेद रखते हैं कि बाद में सजीव बचता है तो टू लगाना चाहिए, नहीं बचता है तो सीधा उसको वैसे ही रख देना चाहिए। तो ये 3 हो गए। वैसे ये जो नियम बताया गया है ये ओल्ड है, ये नियम क्या है? ओल्ड। अब मॉडर्न में क्या होने लगा है? अब मॉडर्न में हुम नहीं किया जाता, समझ गए? हु का हु ही प्रयोग होने लगा है। बहुत से अंग्रेजी के वाक्यों में आप देखोगे जहां ऑब्जेक्ट प्रयोग करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करना चाहिए, हु का हुम प्रयोग करना चाहिए, आजकल क्या होने लगा है? हु ही प्रयोग होता है। बिल्कुल वैसे जैसे देखो ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसका प्रयोग करते हो? जैसे यू का, यू को सब्जेक्ट के स्थान पर अगर होता है तो क्या लिखते हो भाई? यू लिखते हो, लिखते कि नहीं? और अगर यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखते हो? कोई उसमें भेद होता है? नहीं होता है। तो आजकल बिल्कुल यू के समान हु को माना जाने लगा है। किसको माना जाने लगा है? हु को। यानी अगर सब्जेक्ट के रूप में कौन है? हु है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में भी क्या माना जाता है? हु। बात समझ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब कि हु का हु नहीं किया जाता है। होता क्या फिर तब? हुम को, अरे हु को हु ही कर दिया जाता है, हुम में चेंज नहीं किया जाता। और जो बाई लगता था उसको ले जाकर के वाक्य के अंत में लगा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के छोड़ दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको हु को हुम में नहीं चेंज किया जाता। जैसे उदाहरण के लिए देखो ना, तीसरा तरीका क्या है? अब हुम ना मत करो, हु को हु ही कर दो। अब जब आपने हु कर दिया तो ये क्या हो गया आपका ना? क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग कर दिया है, तरीका वही है। फिर अगर बहुवचन है तो आप क्या कर दिए? आर, फिर क्या हो जाएगा? यू, फिर क्या हो जाएगा? टच, बिल्कुल वैसे ही। फिर क्या हो जाएगा? इंग्लिश, और लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? बाई। बाई लगा के इस तरीके से छोड़ दिया जाए। ठीक है, अगला क्या हो सकता है? दूसरा वाला हो सकता है हु हो जाएगा, फिर इज हो जाएगा, है ना, इंग्लिश हो जाएगा,
स्टार्ट हो जाएगा और फिर यू हो जाएगा और फिर बाय लगा के प्रश्नवाचक की छोड़। या क्या हो सकता है, हु हो सकता है, इज हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है ना, और फिर यू के पहले टू लगा सकते, टू यू बाय। देख रहे हैं? तो आप देख रहे हैं कि इस वाक्य का हम कितने तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, 6 तरीके से, और 6 का 100, 99 नहीं, 100% सही। बात समझ आया कि नहीं? बस फर्क सिर्फ किस बात का है कि यहाँ तक ये आप आज भी वर्तमान समय में आप नई जो किताबें छप रही है, अगर क्वेश्चन आप उसमें देखोगे तो हम के बजाय किसका प्रयोग करते रहे, हु का ही प्रयोग करते रहे। तो इनसे भी आपको क्या करना है, अपडेट रहना है। ठीक है, तरीका देख करके आप समझ जाओगे कि ये देखो बाई लगा ना, इसमें बाई देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो कि दिया बाबा के क्या है, पैसिव वॉइस है। या क्रियाओं के प्रयोग से आप समझ सकते हो ना, आ लगा है और टाट लगा है तो इसका मतलब ऐसा कहाँ मिलता है, पैसिव वॉइस में मिलता है। तो इससे भी आप वाक्य को पकड़ सकते हो कि यह क्या है, पैसिव वॉइस है। कोई प्रॉब्लम समझने में आ जाएगा? क्या कहा गया, अगर पुराने नियम से बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, हु को बाई हुम लिख लेना, लिखने के बाद इंट्रोगेटिव वाक्य का स्ट्रक्चर सोचना और उसी के हिसाब से आप रखते हुए चले जाओ। कोई प्रॉब्लम? नोट करो जल्दी से इसको, तो आगे बताते कर दो वाक्य और। तो अब हम ये समझते हैं कि हु वाले वाक्य आप बना पाएंगे ना। हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ और वाक्यों को हम देखते हैं जिसमें प्रॉब्लम होता है, वास्तव में प्रॉब्लम होता है, लोगों को अगर दे दिया जाए तो बना नहीं पाते। ठीक है, एक चीज हमारी आप अपने माइंड में रख लीजिए ना, क्या कि जिन चीजों से हम जिन चीजों को पता करते हैं, जैसे कौन से हम क्या पता करते हैं, सब्जेक्ट पता करते हैं, तो अपने आप में हु यानी कौन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम प्राय किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किसको का प्रयोग करते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं। तो ये अपने आप में खुद भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आओ देखो कैसे उसको बना सकते हैं ना। जैसे एक वाक्य है, whom do you like, whom do you like, और इस वाक्य को दे दिया गया, कहा गया कि इसको आप किसमें बदलिए, पैसिव वॉइस में बदलिए ना, किसमें बदलिए, पैसिव वॉइस। ढूंढिए, देखो यू इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, लाइक इसमें क्या है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन है कौन, whom। हमने अभी बताया कि जिन चीजों से हम पता करते हैं कि ये क्या होते हैं, जिन चीजों से हम ये पता करते हैं कि ये क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑलरेडी वो खुद सब्जेक्ट भी क्या होता है, या वह वर्ड भी क्या होता है, वह सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे कि कौन से पता करते हैं सब्जेक्ट, तो कौन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी हु सब्जेक्ट होता है। किसको से पता करते हैं, ऑब्जेक्ट यानी हुम ऑब्जेक्ट होता है। वाट से पता करते हैं ऑब्जेक्ट, तो वाट खुद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बस समझ में आया? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और वह ऑब्जेक्ट कौन है, हुम है। और अभी अभी बताए थे कि हु को हम क्या करते हैं, बाय हुम बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, बाय हु। ठीक है, तो अगर ये मिल गया तो कैसे बनाना है, बिल्कुल आसान तरीका है। अगर मेरा फार्मूला अप्लाई करोगे, मेरा तरीका अप्लाई करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले क्या कर देना, हुम को क्या कर देना, हु कर देना, हो जाएगा। अब एक काम कर दिया आपने, ऑब्जेक्ट को आपने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, दूसरा काम भी यही लगे, क्लियर कर दो, सब्जेक्ट को क्या कर दो, ऑब्जेक्ट बना दो लास्ट में, बाय यू, हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, डू और लाइक। डू का मतलब इज एंड आर, मालूम है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हु, मालूम नहीं कि एक वचन या बहुवचन, मालूम नहीं कि एक वचन या बहुवचन। ठीक है, तो जब मालूम नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, उसको एक वचन मानते हैं, इसलिए एक। और लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, बिल्कुल इजीली बन गया ना। हु इज लाइक्ड बाय यू। कोई प्रॉब्लम समझने में? एक और देखो, दूसरा व्हाट, व्हाट डू यू वांट। इसमें भी बिल्कुल वैसी ही बात है, सब्जेक्ट कौन है, यू, वांट क्या है, वर्ब, और ये व्हाट ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जैसे हु का हुम होता है या हुम का हु होता है, ऐसा व्हाट का नहीं होता है।
व्हाट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे यू होता है। यू का जैसे सब्जेक्ट यू होता है, ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, बिल्कुल वैसे ही व्हाट का नॉमिनेटिव केस यू और ऑब्जेक्टिव केस व्हाट ही होता है। व्हाट का नॉमिनेटिव केस व्हाट और व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस व्हाट, यानी व्हाट का रूप चेंज नहीं होता, व्हाट सिर्फ एक ही होता है। तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, व्हाट। और जब आपने व्हाट लिख दिया तो अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर ये क्या था, ऑब्जेक्ट, लेकिन इस वाक्य में क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्यों, रूप नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इसका कोई दूसरा रूप नहीं होता। जैसे हु का हुम होता है, हुम का हु होता है। फिर दूसरा काम भी आप यही लगे हुए कर दीजिए, यू को लास्ट में लिख दीजिए क्या, बाय यू। क्या लिख दीजिए, बाय यू। बचा क्या, डू और वाट। डू का मतलब इज एंड आर। वाट को चेंज कर लिया किसमें, वाट के अनुसार क्या कर देंगे, इज कर देंगे। फिर मुक्त क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा वांटेड, और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसके बाद हम टेस्ट लेंगे दो चीजों का, नरेशन का तैयार करिए रखिए, ठीक है, और एक्टिव बेसिक का। ठीक है, तीसरा देखिए, एक और देख लीजिए, हाउ मच मनी डू यू वांट। हाउ मच मनी डू यू वांट, इसमें भी वही समस्या है। ठीक है, अब देखो यू क्या है, सब्जेक्ट, वांट क्या है, वर्ब, और हाउ मच मनी ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसी को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, हाउ मच मनी। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बना दो क्या, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, बाय यू। बचा क्या, डू और वांट। डू का मतलब इज एंड आर। मनी यहाँ क्या है, परिमाणवाचक है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का। वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, और अंत में क्या कर देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप देख बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आसानी से ना, अगर हु से वाक्य प्रारंभ होता है, उसका वाट से प्रारंभ होता है उसको, या हुम से प्रारंभ होता है, या हाउ मेनी, हाउ मच, विच, या हुज आदि से प्रारंभ होता है, तो उस वाक्य का आप पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में, नोट कर लीजिए और सभी तैयार रखिए। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सिखा देंगे।